अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और हर मुसीबत से आप लोगों को दूर रखे। दोस्तों, आज का ये वाक़या एक सच पे मबनी है। अक्सर हम लोग बहुत से शादियाँ अटेंड करते हैं, कभी कभार जानने वालों की और कभी कभार दोस्त अहबाब की। लेकिन कुछ शादियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। एक ऐसा बैंड जो एक ऐसी शादी में गया जहां से उनका लौटना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। आज की ये कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बात आज से करीब 15 साल पहले की है और ये वाक़या किसी फिल्म या किसी ड्रामे का कोई हिस्सा नहीं। ये वो वाक़या है जो कराची के एक बैंड के साथ असल में पेश आया था। उस बैंड में टोटल 7 लोग थे। 2 ढोल वाले, 2 कीबोर्ड वाले, 2 शहनाई वाले और एक तबले वाला। ये लोग हर रोज़ किसी न किसी शादी में जाते और वहाँ अपना बैंड बाजा बजाया करते थे। मगर इस बार इन्हें एक अजनबी नंबर से कॉल आई। कॉलर की आवाज़ काफ़ी ख़राब आ रही थी। उन्हें बस इतना समझ में आया कि एक शादी है, बड़ा बैंड चाहिए और रात रुकना होगा। इस बैंड ने ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं किए क्योंकि वो पैसे अच्छे खासे दे रहे थे। अगली शाम बैंड वाले अपना सारा सामान लेकर टूल प्लाज़ा पहुंच गए। वहां उन्हें लेने के लिए एक हाई रूफ आई, लेकिन उस हाई रूफ का ड्राइवर काफ़ी अजीब था। शुरू की सबसे अजीब चीज़ ये थी कि उसने हाई रूफ के अंदर बैठे बैठे ही दरवाज़ा किस तरह खोला, इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। ना उसने इनसे सलाम किया और ना कोई बात की और ना वो इनसे नज़र मिला रहा था। उसकी आंखें सीधा रोड पर जमी हुई थीं, जैसे वो सिर्फ गाड़ी ही चलाना जानता हो। बैंड का लीडर, जिसका नाम साजिद था, उसने पूछा, भाईजान कितनी देर का रास्ता है? ड्राइवर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस रोड की तरफ देखता गया और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। कुछ देर के बाद रास्ता काफ़ी वीरान होने लगा। शहर ख़त्म होता गया और रात होती जा रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद स्ट्रीट लाइट भी कम होती जा रही थी। रोड पतली हो चुकी थी और एक वक्त ऐसा आया जब रोड ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रही थी। ना आसपास कोई घर और ना कोई दुकान, सिर्फ खेत ही खेत नज़र आ रहे थे और उस जगह की रोड काफ़ी बुरी हालत में थी। तभी हाई रूफ में बैठे हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें अपने इर्द गिर्द से एक बकरी की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग काफ़ी हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कीबोर्ड वाले ने कहा, यार इस वक्त बकरी की आवाज़ कैसे आ सकती है? सब इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उन्हें आसपास कोई बकरी नज़र नहीं आ रही थी और ड्राइवर बस खामोशी से अपनी गाड़ी चला रहा था। कुछ देर के बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी, मगर इस दफ़ा वो आवाज़ काफ़ी करीब से आ रही थी, जैसे वो बकरी गाड़ी के अंदर ही हो। ढोल वाले ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी और उसके बाद गाड़ी में बिल्कुल खामोशी हो चुकी थी। कुछ देर के बाद गांव तक वो पहुंच चुके थे, लेकिन वो गांव काफ़ी अलग था। बज़ाहिर दिखने में वहां सिर्फ 8 या 9 घर ही थे, जो दिखने में काफ़ी पुराने थे और उनके अलावा दूर दूर तक वहां कुछ नहीं था, ना कोई बाजार और ना कोई इंसान। ऐसी जगह जहां शायद जानवर भी जाने से डरें। बस एक घर ऐसा था जहां काफ़ी रोशनी हो रही थी, मगर वहां का मौसम बाकी जगह के मौसम से काफ़ी मुख्तलिफ था। वहां के लोग, जिनका चलना खड़े होना काफ़ी अलग था। उनके कद नॉर्मल लोगों से थोड़े ज़्यादा थे, हाथ घुटनों से नीचे आ रहे थे, मगर दिखने में वो बिल्कुल इंसानों जैसे थे। तभी बैंड वालों ने अपना बैंड बजाना शुरू किया। ढोल बजना शुरू हुए, शहनाइयाँ गूंजने लगी और वहाँ के लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। तभी ढोल वाला, जिसका नाम रफ़ीक था, उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी।
वो बच्चा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और नाचे जा रहा था। कुछ देर के बाद वो बच्चा ढोल वाले के करीब आया। तभी ढोल वाले ने देखा कि उस बच्चे के पाँव बिल्कुल बकरियों के पाँव जैसे हैं और उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। ये देखकर रफीक के हाथ एकदम कांपने लगे, मगर उसने ढोल बजाना नहीं रोका। उसने सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा होगा। फिर उसने जब बाकी लोगों के पाँव देखे तो सबके पाँव बिल्कुल बकरियों के जैसे थे। उस वक्त वहां पे काफी तेज हवा चलना शुरू हुई और रफीक को अपने इर्द गिर्द से बकरियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी ढोल बजाने के दौरान रफीक को एक अजीब सी आवाज महसूस हुई, जैसे कोई उसके कान के पास आके कह रहा हो, रुकोगे तो यहीं रह जाओगे। ढोल की ताप चल रही थी, मगर रफीक की कैफियत उस वक्त ऐसी थी कि जैसे उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया हो। उसे अपने सांस लेने तक की आवाज साफ महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखों से बकरियों जैसे पांव देखे थे, एक नहीं दो नहीं, हर शख्स के पांव। वो अपनी नजर ऊपर उठाता, चेहरा बिल्कुल लोगों का नॉर्मल था। नॉर्मल तरीके से हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। लेकिन जब उनके पैरों की तरफ देखता तो वो उल्टे मुड़े हुए पांव थे, जैसे किसी ने इंसानी जिस्म के ऊपर कोई गलत चीज फिट कर दी हो। तभी रफीक ने देखा कि वो ड्राइवर खामोशी से शादी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ था। वो ना मुस्कुरा रहा था और ना किसी से कोई बात कर रहा था। बस वो सीधा एक अंधेरे की तरफ देखे जा रहा था। तभी साजिद ने उसके पास जाके कहा, भाई खाना कहाँ मिलेगा। ड्राइवर ने पहली दफा एक बात की, लेकिन उसकी आवाज काफी खौफनाक थी, जैसे उसकी आवाज दबी हुई हो। पहले बजाओ, फिर खाना। और फिर उसने धीरे से कहा, सबको। साजिद को समझ नहीं आया कि सबका क्या मतलब है, मगर रफीक समझ गया था कि बकरी की आवाज अब मजीद नजदीक आ रही है। बैंड बजता रहा, मगर हर 5-10 मिनट बाद उन्हें वही बकरी की आवाज आती थी। अब वो आवाज कहीं दूर से नहीं, वो उनके इर्द गिर्द से ही उन्हें सुनाई दे रही थी। कभी घर के अंदर से आती तो कभी बिल्कुल उनके करीब से आ रही थी वो आवाज। और तभी नदीम ने साजिद से कहा, यार मुझे लग रहा है हम गलत जगह आ गए हैं। और तभी उस वक्त एक और चीज हुई। शादी में कोई औरत नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ मर्द और बच्चे ही नजर आ रहे थे। और बच्चों के हंसने की आवाज मुख्तलिफ जानवरों जैसी लग रही थी। तभी उसी दौरान वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आया। उसका कद सबसे ज्यादा लंबा था, उसकी दाढ़ी जो जमीन तक लग रही थी। उसने साजिद से कहा, दुल्हन के कमरे के बाहर बजाओ। और तभी बैंड वाले एक पुराने घर के अंदर गए। घर के अंदर रोशनी काफी कम थी। दीवारों पर कदीम निशान बने हुए थे, लेकिन वो निशान ऐसे थे कि जैसे किसी ने नाखून से खुरेश के बनाए हों। एक कमरा जिसके बाहर पर्दा लटका हुआ था, और उस पर्दे के पीछे से उन्हें एक बकरी के बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे वो रो रही हो। कीबोर्ड वाला घबरा के पीछे हट गया और कहा, ये क्या है। उस वक्त पर्दा थोड़ा सा हिला और रफीक ने जो देखा उसे जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दुल्हन खड़ी हुई नहीं थी, वो जमीन पर बैठी हुई थी। उसका जिस्म इंसानों जैसा था, उसका चेहरा दिखने में निहायत खूबसूरत था, मगर उसकी टांगें घुटने से उल्टी मुड़ी हुई थीं और वो टांगें जमीन पर दबी हुई थीं। और उसके पांव बिल्कुल बकरी जैसे थे। उसने आंख उठाकर रफीक की तरफ देखा और मुस्कुराई, और उस मुस्कुराहट के साथ ही घर के बाहर से एक साथ आवाज आई, जैसे बहुत सारी बकरियां चिल्ला रही हों, जैसे पूरा गांव एक साथ बोल उठा हो, बजाते रहो। तभी दुल्हन ने धीरे से कहा, शहनाइयां रुकनी नहीं चाहिए। हैरत की बात यह थी कि उसकी आवाज़ और ड्राइवर की आवाज़ दोनों एक जैसी लग रही थी। इसी वक्त रफीक ने देखा कि बैंड का एक बंदा वहां से गायब हो चुका था। वो जिस जगह खड़ा हुआ था वहां पर अब अजीब से कुछ निशान बने हुए थे, और बाहर के लोग जो नाच रहे थे अब ऐसा लग रहा था कि वो कोई इबादत कर रहे हैं। जैसे ये शादी नहीं, कोई कुर्बानी थी, एक हकीकत
जो उन्हें बाद में समझ में आ रही थी। साजिद के दिमाग में एक बात गूंज रही थी, 8-9 घर, कोई रोड नहीं, बकरी की आवाज़ें, उल्टे पाँव, और ये शादी रात को। ये कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, ये वो जगह थी जहाँ सिर्फ बुलाए हुए लोग आते हैं। और बैंड सिर्फ बजाने नहीं आए थे, बैंड उनके लिए एक नजराना था। ढोल की आवाज़ अब काफ़ी बदलती जा रही थी, जैसे उस ढोल को कोई इंसान बजा रहा हो, लेकिन उसकी धुन काफ़ी मुख्तलिफ निकल रही थी। रफ़ीक के हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके थे, उंगलियां ढोल पर चल रही थीं, मगर उसे महसूस नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका है। कीबोर्ड वाला बंदा, जिसका नाम सलमान था, वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था, और उसने नज़र दुल्हन पर डाली तो उसका पूरा जिस्म बकरी के जैसा था। उसके पाँव और उसका जिस्म बिल्कुल बकरी जैसा बन चुका था, लेकिन वो सलमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सलमान ने अचानक कीबोर्ड फेंका और पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। एक सेकंड के लिए जैसे वहां खामोशी हो गई हो, और तभी अचानक जोर जोर से बकरियों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। लेकिन इस दफा वो आवाज जैसे किसी चीख की आवाज थी। सबने देखा जमीन जैसे फटने लगी हो, और उस जमीन में सलमान धीरे धीरे धंसता जा रहा था, जैसे कोई उस मिट्टी के अंदर से उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। उसने चिल्लाते हुए कुरान की कुछ आयतें पढ़ना शुरू करी, लेकिन वो आयतें अधूरी रह गईं और वो ज़मीन के अंदर चला गया। जिस जगह से वो ज़मीन के अंदर गया, वहाँ सिर्फ बकरी का एक खुर रह गया था, और इस बार ढोल खुद ब खुद बजना शुरू हो गए थे। ड्राइवर आगे आया। अब उसका चेहरा इंसानी चेहरे जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सीधी नहीं थीं, वो थोड़ी थोड़ी उल्टी होती जा रही थीं, जैसे हर चीज़ उल्टी नज़र आ रही हो। उसने कहा, हम तुम्हें वापस छोड़ देते, लेकिन पूरा नहीं। साजिद ने कांपते हुए कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी आवाज में जैसे किसी बकरी की आवाज आ रही हो। तभी उसने कहा, तुम आए थे या तुम्हें बुलाया गया था? अब कीमत अदा करनी होगी, कुर्बानी मुकम्मल करनी थी। तभी वो बुजुर्ग आगे आया और उसने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, कोई एक इस लकीर से बाहर निकल गया तो बाकी जिंदा जा सकते हैं। बैंड वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अब साथ में से सिर्फ 3 लोग रह गए थे, रफीक, साजिद और इमरान। इमरान रो रहा था और कांपे जा रहा था। वो लकीर के करीब गया और अचानक रुक गया। उसके पांव उल्टे घूम गए। वो चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे मत छोड़ना। उसका जिस्म धीरे धीरे बकरी के जैसे होने लगा था। देखते ही देखते उसकी जिल्द फटने लगी थी और उसके सर से सींगें निकलने लगी थीं, और वो शादी के लोगों में शामिल होने लगा था, जैसे वो हमेशा से यहीं का एक हिस्सा हो। अब सिर्फ रफीक और साजिद बचे थे। दुल्हन ने रफीक को देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, या शायद कोई मजाक। उसने काफी गुस्से से रफीक की तरफ देखा तो रफीक वहां से भागने लगा, और उसे भागते हुए पीछे नहीं देखा। ना कोई आवाज, ना कोई चीख, बस भागता गया। और काफी देर भागने के बाद वो कराची के टूल प्लाजा के करीब आया। उस वक्त वहां पर फजर की अजानें हो रही थी। उसके हाथ अब भी काफी तेजी से कांप रहे थे। ना कोई गाड़ी, ना कोई बंदा, सिर्फ रफीक अकेला। आज तक रफीक जिंदा है, मगर वो रात के बाद नॉर्मल नहीं रहता। जब भी कहीं शादी होती है और ढोल बजता है, वो अपने कान काफी जोर से बंद कर लेता है, और अगर कहीं से बकरी के बच्चे की आवाज आए तो वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मत बजाओ वरना रह जाओगे।
सिंध के अंदरूनी इलाकों में आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त कभी कभी एक शादी होती है जहां बैंड अब भी बजते हैं और जो रुक जाता है वो कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत सी ऐसी शादियां होती हैं जिनमें हम लोग जाते हैं। कुछ शादियां हमारे दोस्त रिश्तेदारों में होती हैं और कुछ शादियां अनजान लोगों की होती हैं। दरहकीकतन ये एक ऐसी मखलूक है जो इंसानों के बीच में ही आबाद है, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। ये इंसानों की तरह रहते भी हैं और इनकी शादियां भी होती हैं, लेकिन अगर कोई इनकी शादियों में चला जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आता, और अगर कोई लौट आए तो वो आपकी खुशकिस्मती नहीं है। इसका मकसद ये है कि उन्होंने आपको वहाँ से जाने दिया ताकि आप जाके मज़ीद लोगों को बता सकें कि उनकी इस दुनिया से दूर रहो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।